आज हम देखेंगे कि चाइना इतना अग्रेसिव क्यों है अपने नेबर्स के लिए और अदर कंट्रीज के लिए। मेरा नाम है अमन सिंह। वेलकम टू इंड्यूस क्लासेस। चलिए देखते हैं। हाँ, तो इसके लिए हमें चाइना का बैकग्राउंड जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जहाँ तक रही बैकग्राउंड की बात, तो जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, आज का चाइना, वो एग्जिस्टेंस में आया था 1 अक्टूबर 1949 अंडर माओ जेडोंग की लीडरशिप। माओ जेडोंग एक कम्युनिस्ट लीडर, और तब से लेके आज तक जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वही पूरे लैंड को कंट्रोल करती है, मेन लैंड चाइना को कंट्रोल करती है। चाइना के जो चाइना की जो ज़्यादातर नेबर्स हैं, ऑलमोस्ट वो अपनी बॉर्डर 14 कंट्रीज के साथ शेयर करता है। 22,000 किलोमीटर्स की बॉर्डर है। नॉर्थ कोरिया, रशिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड सो मेनी अदर कंट्रीज। और इन सब के साथ चाइना के कहीं ना कहीं बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। तो आज हम कुछ मेजर बॉर्डर डिस्प्यूट्स को देखेंगे कि किन कंट्रीज के साथ उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, और चाइना इतना अग्रेसिव क्यों है होता है अपने नेबर्स के लिए, अदर कंट्रीज के लिए। लेट्स सी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाला रीजन पूरा जहाँ पे ये चाइना 9 डैश लाइन है, तो चाइना इस पूरे एरिया को क्लेम करता है कि ये उसका उसकी टेरिटरी है। बट जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ इस पूरे एरिया पे 10 से ज़्यादा कंट्रीज क्लेम करती हैं। और आप खुद देखिए कि जो लॉज हैं, जो इंटरनेशनल लॉज हैं, वहाँ पे तो लगभग 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब चाइना की ये बॉर्डर है, और यहाँ से लेके 12 नॉटिकल माइल तक तो चाइना की टेरिटरी बनती है। और उसके बाद 200 किलोमीटर का इकोनॉमिक जोन होता है। बट जब बहुत सारी कंट्रीज आसपास रहती हैं, तो उसके अंदर उन चीज़ों को एडजस्ट कर लिया जाता है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं इस रीजन में। तो अब चाइना इस एरिया को, हाँ, चाइना इस एरिया को भी क्लेम करता है, ये कह के कि भाई ये उसकी टेरिटरी है। बट ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब यहाँ पे वियतनाम का क्लेम होना चाहिए। ये वाला जो रीजन है, ये ये वाला जो रीजन है, यहाँ ये वियतनाम की टेरिटरी है, बट चाइना इसे क्लेम करता है। बट इसीलिए अब चाइना ने अपने क्लेम को और पुख्ता करने के लिए क्या किया है कि उन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिए हैं, आइलैंड्स बना दिए हैं, जिससे उनका क्लेम और ज़्यादा पुख्ता हो जाए। और उनके बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, जिस तरीके से फिलीपाइंस के साथ हैं, मलेशिया के साथ हैं, ब्रुनेई के साथ हैं, ताइवान के साथ हैं। वैसे तो वो पूरे ताइवान को क्लेम करते हैं, बट उनका काफ़ी ये पार्सल्स आइलैंड और ये स्कैब्रज शोल, इन सब के साथ इनके डिस्प्यूट्स हैं। फिलीपाइंस के साथ स्पार्टली आइलैंड्स को लेकर डिस्प्यूट्स हैं। तो तो यही सारी चीज़ें हैं जो चाइना को बहुत ही बुली और बहुत ही अग्रेसिव नेचर का बना देती हैं। और क्योंकि ये सारी जो कंट्रीज है वो इकोनॉमिकली भी इतनी पावरफुल नहीं है, तो वो चाइना को इस उस हद तक उसके अगेंस्ट भी नहीं बोल पाती हैं। जैसे फिलीपाइंस है, वो तो काफ़ी हद तक अपना क्लेम छोड़ने को भी एक टाइम पे तैयार हो जाता है। बट तो ये सारी चीजें हैं जो चाइना को एक बुली, एक डोमिनेटर, काफी हद तक उसकी जो इकोनॉमिक पावर है वो उसको दिखाती है कि किस तरीके से चाइना अपने पैसे के बलबूते पे एक इतने इन कंट्रीज के सारे रीजन को क्लेम कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी चीजें नहीं है, बट चाइना करता है। चाइना को पता नहीं क्या है, हम आगे डिस्कस करेंगे कि चाइना ये सारी चीजें क्यों करता है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं। तो अगर हम साउथ ईस्ट एशिया में देखते हैं, तो उनके जो मेजर बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, ऑब्वियसली वो इंडिया के साथ हैं। वो पूरे अरुणाचल प्रदेश के एरिया को क्लेम करते हैं, और अक्साई चिन के रीजन को क्लेम करते हैं। वैसे अक्साई चिन का जो रीजन है वो चाइना उसको एडमिनिस्टर भी करता है, क्योंकि 1962 की इंडिया साइनो इंडियन वॉर में चाइना ने उस पूरे रीजन को कब्जा कर लिया था। और उसके बाद से वही उसे एडमिनिस्टर करते हैं। और अरुणाचल प्रदेश के इस पूरे रीजन को वो क्लेम करते हैं, ऑल तो यहाँ पे कंट्रोल इंडिया का है, इंडिया उसे एडमिनिस्टर करता है। इंडिया उसे एड इंडिया उसे एडमिनिस्टर करता है। बट चाइना उसे क्लेम करता है, और वो उसे इनर तिब्बत कह के क्लेम करता है कि भैया क्योंकि तिब्बत हमारा रीजन है और ये चाइना का रीजन है, तो ये भी हमसे बिलोंग करता है, ये इंडिया से बिलोंग नहीं करता। बट यही सारी चीजें हैं। और अभी एक रीसेंट क्लेम आया चाइना की तरफ से, उन्होंने भूटान की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं है चाइना से, और चाइना ने पहले कभी क्लेम नहीं किया। पिछले एक साल पहले, एक साल के समय के आसपास उन्होंने कहा कि ये पूरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये हमसे बिलोंग करती है। तो अब जैसे तिब्बत बहुत ही, सॉरी, भूटान बहुत ही छोटी कंट्री है। तो अब इस ये चाइना के जो अग्रेसिव नेचर है, अब उसको भूटान क्या कर सकता है इसके अगेंस्ट में? तो अब इंडिया जैसी कंट्रीज और जो मेजर इंटरनेशनल पावर्स हैं, उनके लिए ये बहुत ही ये चिंता की बात हो जाती है कि कि चाइना के इस अग्रेशन को वो रोकें। ठीक है, और चाइना के इस अग्रेशन को रोकें। तो हम आगे
हम आगे इसी बारे में बात करेंगे कि चाइना इतना अग्रेसिव क्यों, इतने बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्यों हैं। और अगर हम रीसेंट केस लें तो हमारा अभी भी हमारी स्टैंड अभी भी इंडियन आर्मी और चाइनीज सोल्जर्स स्टैंड ऑफ पे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। बॉर्डर पे दोनों कंट्रीज का स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो लेट्स मूव। तो सेंचुरीज ऑफ ह्यूमिलिएशन, तो मैं मानता हूं कि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन का चाइना के आज के अग्रेसिव नेचर के पीछे। बिटवीन 1839 और 1949 का जो होल पीरियड था उसे हम सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन के नाम से जानते हैं। और ये ऐसा इसलिए क्योंकि जो चाइना के पिछले 2000 सालों का जो इतिहास रहा है उसमें ये सबसे खराब पीरियड था। और चाइना के साथ इस समय जितनी भी चीजें हुई वो बहुत ही बुरी हुई। और इस पीरियड में चाइना का जो एम्पायर था, उस समय चाइना पे क्विंग डायनेस्टी रूल करती थी और ये समय चाइना का जो एम्पायर डिक्लाइन में था। और उन्होंने जितने भी वॉर्स लड़े वो सब हारे। बहुत सारी अनफेयर ट्रीटी उनके ऊपर लादी गई। और ये काफी हद तक बहुत ज्यादा एक तरह से राजा तो था, बट वो जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी लोकल था। बट कोई किसी भी फॉरेन पॉलिसी पे इनका कोई भी कंट्रोल नहीं था। उसके बाद कोई कोई फॉरेन कंट्रोल नहीं था। और ये सारी जो कंट्रीज थी, ब्रिटिश, फ्रेंच, अमेरिका, जापान, रशिया, इन्होंने चाइना को लिटरली कई हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि इस एरिया में हम ट्रेड करेंगे, उस एरिया में हम ट्रेड करेंगे। इसे हम एक मैप के से समझते हैं। तो ये जो आपको रीजन दिख रहा है पिंक वाला, ये जो आपको पिंक वाला रीजन दिख रहा है, ये ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में ले लिया कि भैया यहाँ पे सिर्फ ब्रिटिश ट्रेड करेंगे और बाकी फॉरेन पावर्स यहाँ ट्रेड नहीं करेंगी। नीचे वाला जो रीजन है वहां पे फ्रेंच ट्रेड करेंगे, बाकी कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ये ग्वांजू कैंटोन, मतलब अंग्रेज इसे कैंटोन कहते थे और ग्वांजू वहाँ का लोकल नाम। तो ये वो सिटी है जहाँ से ज्यादातर ट्रेडिंग होती थी। जो फॉरेन पावर्स थे वो ब्रिटेन में अपना सामान बेचते खरीदते थे। ये सारी चीजें। और फिर ये वाला जो रीजन है, इसको जापान ने अपने कंट्रोल में ले लिया। कोरिया, ताइवान, इन सारी कंट्रीज को। तो एक एक करके सब ये बांटते गए। और ये जो येलो वाला रीजन है यहाँ पे अभी भी कंट्रोल था मिंग डायनेस्टी का। और जो ये इनर मंगोलिया और ये ऊपर के मंचूरिया का रीजन है ये रशिया ने इनसे ले लिया। तो ये काफी हद तक इन्होंने इसको काफी बहुत ही डोमिनेट किया चाइना को, और चाइना को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया था उस पूरे पीरियड में। तो उस समय चाइना बहुत सारे वॉर्स हारा था, जैसे 1839 और 1842 के बीच की फर्स्ट ओपियम वॉर। फिर उसके बाद 1856 से लेके 1860 की ब्रिटिश फ्रेंच सेकेंड ओपियम वॉर। फिर साइनो फ्रेंच वॉर 1884 से लेके 1885 की। उसके बाद जापानीज जो कई हजार सालों से डरता था चाइना पे अटैक करने के लिए, उन्होंने 1894 पे चाइना पे अटैक भी किया और उन्होंने चाइना को हराया भी। ये इसी तरह है कि मतलब नेपाल आज के समय इंडिया को हरा दे, तो ये उतनी बड़ी बात थी चाइना के लिए। तो ये उतनी बड़ी बात थी चाइना के लिए कि आज के समय भूटान और नेपाल जैसी कंट्रीज इंडिया को हरा दें। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह की ह्यूमिलिएशन थी। उसके बाद बहुत सारी अनफेयर ट्रीटीज, जैसा कि मैंने आपने साइन किया, बहुत ज्यादा इनके ऊपर बहुत ज्यादा पेनल्टीज, वॉर पेनल्टीज लगाई गई क्विंग डायनेस्टी के ऊपर इन फॉरेन पावर्स की तरह। और देखा जाए तो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन एक अपने आप में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और इसको डिस्कस करने के लिए हमें एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि अभी के लिए हम इसे ब्रीफ में हम समझ चुके हैं और हम अब आगे बढ़ते हैं। तो इससे मैं ये कहना चाहता था सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन से कि ये एक रीजन था कि चाइना के पास्ट में इतना ज्यादा बुरा हुआ, तो चाइना शायद आज के समय इतना अग्रेसिव हो चुका है। चाइना आज के समय उसकी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसको लेके वो बहुत ज्यादा ये रहता है, हर एक कंट्रीज के साथ उसके डिस्प्यूट्स हैं। वो तो ये सारी बातें हैं, तो ये उनके बिहेवियर में शायद मतलब क्यों उनके साथ इतनी सारी चीजें बुरी हुई हैं, तो अब वो नहीं चाहते हैं, मतलब वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग पावर रखना चाहते हैं, वो दूसरों को अब वो बुली कर रहे हैं। तो ये भी एक चीज हो सकती है, क्योंकि आज भी चाइना में जो चाइनीज पार्टी है वो बताती है कि किस तरीके से जो यूरोपियन पावर्स थी उन्होंने ह्यूमिलिएट किया। उनके जो संबोधन होते हैं उसके अंदर सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन का बहुत जिक्र होता है। और यही सारी चीजें हैं। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर ये एक दूसरा एस्पेक्ट हो सकता है कि जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं,
देंग जाओपिन के लीडरशिप, जो फादर ऑफ मॉडर्न चाइना कहा जाता है, चाइना ने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस की, अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, उसको ओपन किया फॉरेन कंट्रीज के लिए, फॉरेन ट्रेड के लिए, बिजनेसेस के लिए। और इन्हीं सब का नतीजा है कि आज चाइना की जो टोटल जीडीपी है वो ऑलमोस्ट 14.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, जो सेकंड लार्जेस्ट है। मतलब आफ्टर अमेरिका चाइना की जीडीपी सबसे ज़्यादा है। और अगर हम इंडिया की जीडीपी देखें तो इंडिया की जीडीपी आज के टाइम में बेयरली 3 ट्रिलियन के आसपास है। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया कहाँ पर खड़ा है और चाइना कहाँ पे खड़ा है, जबकि 1990s में चाइना और इंडिया की जीडीपी लगभग एक जितनी थी। तो उसके बाद चाइना की जीडीपी में और चाइना की जो पर कैपिटा इनकम और बहुत सारे एस्पेक्ट्स में चाइना ने इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। अ, और डेवलप किया है। चाइना का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो ऑलमोस्ट 3.15 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो वर्ल्ड में हाईएस्ट है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि चाइना के पास अकूत पैसा है, बहुत पैसा है। वो दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग, डंपिंग, इन्फ्लुएंस ऑन द मेजर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं। अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग की बात करें तो रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है कि जैसे कि कोई प्रोडक्ट बना है, कोई ओरिजिनल प्रोडक्ट बना है, तो चाइना इसमें बहुत माहिर है कि वो उसकी फर्स्ट कॉपी बना ले और उसको बहुत ही सस्ते दाम में फिर बेचे। डंपिंग क्या होती है, चाइना के जो सस्ते प्रोडक्ट्स हैं वो फॉरेन मार्केट में बेचता है कॉम्पिटिटिव प्राइस पे और कम प्राइस में। जैसे मान लीजिए कि चाइना में एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनती है, एक इलेक्ट्रिकल बाइक बनती है, तो वो उसको इंडिया में इंडियन कंपनी से भी कम दाम में बेचेगा। तो अगर कोई चीज सस्ती मिल रही है और अगर ओपन मार्केट इकोनॉमी है, तो हम जो कंज्यूमर है वो हमेशा सस्ती चीज को प्रेफर करेगा। तो ये भी एक चीज है कि चाइना जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की, उसे बहुत ज्यादा कम कर देता है और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल बना देता है। तो अगर हम इंडिया में मोबाइल के मार्केट देखते हैं, स्मार्टफोन मार्केट देखते हैं, तो उसमें जो मेजर कंपनीज है, ओप्पो, वीवो, शाओमी, ये सब इंडियन मार्केट को डोमिनेट करती हैं। उसके बाद एक तीसरा बहुत बड़ा रीजन है कि इन्फ्लुएंस ऑन द मेजर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे वो डब्ल्यूएचओ का मेंबर है, वो यूएनओ का मेंबर है, वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर है, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका चाइना मेंबर है। तो इसकी वजह से उनकी जो पकड़ है उनकी जो पकड़ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, वो काफ़ी ज़्यादा, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि चाइना इस तरीके से जो बाकी छोटी कंट्रीज है उनके साथ बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करता है, उनको अपने इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश करता है। मैनी 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 अदर थिंग्स। तो जैसा कि हमें पता है कि उनकी जो जीडीपी है, उनके पास फॉरेक्स रिजर्व है वो 3.15 ट्रिलियन डॉलर्स है, और ये बहुत ज़्यादा पैसा होता है किसी भी कंट्री के पास। तो ये भी एक रीज़न है कि वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली पावर है। और अब वो मानते हैं कि उनका जो कंपटीशन है वो सिर्फ यूएसए के साथ है, और दुनिया में कोई भी कंट्री नहीं है जिनके साथ उनको compete करना है। और इसीलिए मैंने ये एक पोस्टर लगाई है, आप देख सकते हैं, जो बियर है वो चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये अंकल सैम है जो अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको पता होगा कि शायद अमेरिका को अंकल सैम कहते हैं। तो अ डिजायर्स टू बी अ सुपर पावर, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो मानते हैं कि उनका सिर्फ एकमात्र कॉम्पिटिटर बचा है अमेरिका। तो ये आज चाइना इतने सारे जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका मेंबर है, बहुत सारी उनके पास पावर है चुकी है। तो इस ये हमेशा से नहीं थी। और चाइना जो इतना अग्रेसिव है, ये भी वो हमेशा से नहीं था। चाइना का जो इनिशियल पीरियड था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का, और उनकी जो पॉलिसीज थी, जो फॉरेन पॉलिसीज को लेके, वो काफ़ी हद तक इनवर्ड लुकिंग थे, और वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे किसी और कंट्री के डिस्प्यूट्स में। बट जैसे जैसे वो इकोनॉमिकली वे पावरफुल होते गए, और जैसे जैसे ही एक नया एरा शुरू होने लगा, नए डिप्लोमेट्स आने लगे, क्योंकि जो शुरू के जो डिप्लोमेट्स थे चाइना के, वो बहुत ही संजीदगी से अपनी बात कहते थे, बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात कहते थे, और वो बहुत ही चाइना की जो इमेज थी उस समय, जो इनिशियल पीरियड था, उसमें बहुत ही अच्छी मानी जाती थी। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, चाइना इकोनॉमिकली पावरफुल होता जाता है, वैसे वैसे उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर भी हम रेडिकल चेंजेस देखते हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से वो इंटरफेयर कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज के इश्यूज में। हम देखते हैं कि कैसे वो जो दूसरी कंट्रीज हैं वो उनको अनस्टेबल कर रहे हैं, जैसे अगर मैं इसमें एग्जांपल देना चाहूँ तो आप इस तरीके से देखिए कि इंडिया का इस समय मेजर गोल ये होना चाहिए कि हम अपने आप को इकोनॉमिकली पावरफुल करें, हम अपनी इकोनॉमी को अच्छा और ज़्यादा मजबूत करें। बट चाइना इंडिया के साथ ये जो स्टैंड ऑफ्स हैं, ये जो हमारे साथ ये जो बॉर्डर इश्यूज हैं, जो इंडिया हमेशा
हमेशा से चाहता है कि एक मैकमोहन लाइन डिस्क्राइब हो। हम मुझे आपको पता होगा कि इंडिया और जो चाइना की बॉर्डर है वो परसेप्शन बेस्ड है, मतलब हम मानते हैं कि ये बॉर्डर लाइन है, वो मानते हैं कि कुछ और बॉर्डर लाइन है। चाइना चाइना ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व ही नहीं करना चाहता है, क्योंकि अगर ये बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हो जाते हैं तो चाइना इंटरफेयर कैसे करेगा इंडिया के बॉर्डर में, वो कैसे आएगा। और चाइना ऐसा क्यों करता है, क्योंकि चाइना को क्या है कि वो इंडियन टेरिटरी में आएगा, इंडिया अपने जो रिसोर्सेज हैं, वो अपने जो सोल्जर्स हैं, अपना जो फोकस है वो चाइना को पीछे करने में लगेगा, और चाइना कुछ टाइम बाद पीछे भी चला जाता है। वो सिर्फ इंडिया का फोकस हटाना चाहता है इन मेजर पॉलिसीज से, जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, इकोनॉमिक वेल बीइंग है। मतलब अगर किसी कंट्री के ऊपर कोई कंट्री देखे कि वो थोड़ी सी अनसेफ हो रही है, तो उसकी पहली प्रायोरिटी वो होगी कि वो अपने बॉर्डर्स के सिक्योर करे। तो चाइना अपनी इन पॉलिसीज से जो इंटरफेयर करता है वो हमारी बॉर्डर्स में, तो इससे वो सिर्फ हमें डरा रहा है, और उससे बस हमारा जो ध्यान है उसे बस हटाना है। अगर इंडिया अपने आप को इकोनॉमिकली, वो नहीं चाहेगा कि कभी भी इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बने, तो चाइना इसीलिए हमें वो अनस्टेबल रखना चाहता है हमारी कंट्री को, कि हमारा ध्यान हमेशा भटका रहे, हम हमेशा बॉर्डर इश्यूज की तरफ देखते रहें। मैं नहीं कह रहा कि बॉर्डर इश्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चाइना ये जो बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन करता है ये वो जानबूझ के करता है, ये उनकी टैक्टिक्स हैं कि मतलब दूसरी कंट्री को हम अनस्टेबल रखें, लेकिन हमें हमारा ध्यान वहां से बिल्कुल भी नहीं हटाना है। हमें फोकस करना है कि किस तरीके से हम अपने आप को इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे, किस तरीके से हम अपने जो हम कॉम्पिटिटिव हम भी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में कॉम्पिटिटिव गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने जो इंटेलिजेंट ब्रेन्स हैं उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, अब जो इन कंट्री के रिसोर्सेस हैं उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, हम अपनी कंट्री में खुद प्रोडक्शन कर सकते हैं बहुत सारे, हम डिफेंस प्रोडक्शन और बहुत सारी चीजें हैं। और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर मान लीजिए कि कोई कोई भी कंट्री है, अगर हम इन्वेस्टमेंट के दूसरे देखते हैं, तो अगर एक इन्वेस्टर है वो उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा जो अनस्टेबल हो। चाइना इंडिया के बॉर्डर्स पे इंडिया के बॉर्डर में इन्फिल्ट्रेट करके ये दिखाने की कोशिश करता है कि देखिए इंडिया कितना अनस्टेबल कंट्री है, मतलब इनके यहाँ तो कभी भी अटैक हो सकता है, इनके ये लोग तो हमेशा इन प्रॉब्लम्स में रहते हैं, मतलब एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ इनकी बॉर्डर इश्यूज चलते ही रहते हैं, तो ये कंट्री सेफ नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को भी इंडिया से दूर करता है, हमारी रेटिंग्स खराब करने की कोशिश करता है, वर्ल्ड मेजर ऑर्गेनाइजेशंस है रेटिंग की। तो ये सारी चीजें हैं। और पिछले दिनों अगर हम मैंने जैसा कि बात किया कि चाइना के पास इतना पैसा है कि उनके जो बहुत सारे मेजर इनिशिएटिव्स हैं, अगर आप देखिए, आप अगर अफ्रीका की बात कीजिए, तो अफ्रीका में उन्होंने बहुत सारी ऐसी कंट्रीज को लोन दे रखा है, और इतना लोन दे रखा है कि उनकी इनकम ही इतनी नहीं है कि वो कभी लोन चुका पाए। तो चाइना, इसे हम कहते हैं नियो कॉलोनिज्म। चाइना इतना पैसा देता है फाइनेंशियली, उस कंट्री को इतना ज्यादा पैसा देता है कि बाद में वो उसे रीपे ही ना कर पाए, और उसके बदले वो उनकी या तो पोर्ट्स ले लेता है लीज पे, या फिर वो उनके कुछ रिसोर्सेस को अपने अंडर में ले लेता है। जैसे कि हमने हम्बन टोटा के साथ देखा श्रीलंका में, जैसे कि हमने ग्रीस के कुछ पोर्ट्स इन्होंने एक्वायर कर लिए चाइनीज ने। और फिर अफ्रीका में इन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखी है, और अफ्रीकन कंट्रीज उसे वापस रीपे नहीं कर पाएंगी, जिसके बाद उनको अपने रिसोर्सेज उनको उनको देने होंगे। पाकिस्तान में जो बहुत सारे जो सी पैक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अंदर बहुत सारे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, और उसमें अंदर जो बहुत ज्यादा पावर सप्लाई एरियाज हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, वो सारी चाइनीज ने अपने अंडर ले ली है। वो अपने अंडर ले लिए हैं, कि मतलब चाइना, मतलब उन्होंने पहले तो एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया, उस प्रोजेक्ट को के लिए उन्होंने सामने वाली कंट्री को लोन दिया, वो कंट्री अब लोन उनको रीपे नहीं कर पाई। अब उसमें चाइना ने, वो कंट्री उनको लोन रीपे नहीं कर पाई, उसके बाद चाइना ने उनके ऊपर कहा कि अच्छा, आप अपना ये जो रिसोर्सेज हमने बनाया है, इससे जो इनकम आएगी ये हम रख लेंगे, जब तक आप हमको हमारा रीपे नहीं कर देते। तो ये कौन सी बात हुई, मतलब उस कंट्री ने आपसे आपसे मदद ली और आपसे ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया, तो क्योंकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, बट नहीं, चाइना ने उसके रिसोर्सेज को एक्वायर कर लिया, मतलब एक तो प्रोजेक्ट भी बनाया, प्रोजेक्ट के अंदर जो चीजें बनाई वो भी खुद ही रख ली, और सामने वाली कंट्री के ऊपर लोन भी हो गया, क्योंकि इतना रेवेन्यू ही जनरेट नहीं हुआ। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमें आज के समय देखना होगा। और यही सारी चीजें हैं, डिजायर टू बी अ सुपर पावर। चाइना सोचता है कि आने वाले समय में वो एक सुपर पावर बन जाएगा, वो अमेरिका को रिप्लेस कर सकता है, और चाइना में पोटेंशियल भी है, उनकी इकोनॉमी आने वाले समय में अमेरिका को पीछे कर ही देगी। बट जो बाकी कंट्रीज हैं उनको भी चाइना के इस बिहेवियर को, ये जो उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग, इंटरफेयरिंग, डेरोगेटरी और
न जाने क्या क्या। तो ये सारी जो चीजें हैं उनको, ये जो चीजें हैं कि उसकी जो अग्रेसिव पॉलिसीज है उसको हमें टैकल करना होगा और हमें उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम करना होगा। तो आज का तो यही सारी चीजें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग अस।